स्वागत है आप सभी का प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज संसद को लेकर चलेंगे और संसद की क्लास आज आपकी होगी। हम लोग लगभग पॉलिटी के बहुत सारे सेक्शन को कवर कर चुके हैं, जिसमें संसद को हम अलग तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन संसद की क्लास आज से कहीं ना कहीं शुरू हो रही है हमारी। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं संसद के बारे में। आपने पढ़ा होगा कि भारत में जो संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से आई, किस देश से आई है, संसदीय प्रणाली कहाँ से आई, संसद का स्वरूप जो है भारत में वो किस तरीके से है, किस देश से कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में संसद के अवधारणा को स्थापित किया गया, इन पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर आपने देखा है संसद के बारे में जाना होगा तो संसद के बारे में आपसे पूछेगा कि किस भाग में संसद का प्रावधान है, तो भाग 5 में संसद का प्रावधान है। और जो भारत में संसद है और इस भारत में संसद जो है ये किस देश से प्रेरित है, तो भारतीय संसद जो है हमारी किस देश से प्रेरित है, ये हमारी ब्रिटेन से प्रेरित है। ब्रिटेन में एक शहर है वेस्टमिंस्टर। कौन सा शहर है? वेस्टमिंस्टर शहर है, यहीं पर ब्रिटेन की संसद है। और जब यहीं पर ब्रिटेन की संसद है तो इसी से हमारा कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को कहीं ना कहीं लाया गया है। तो अगर हम लोग बात करें कि संसद के बारे में अगर हम जाने तो क्या होता है संसद में, तो संसद क्या है? संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। मतलब संसद में होता क्या है? संसद में जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले की क्लासों में बात की थी, संसद में क्या होता है? सांसद जाते हैं और विधि का निर्माण करते हैं। तो भारत की सर्वोच्च विधायी जो इकाई है वो कहाँ पर है? संसद को ही कहा जाता है। मतलब भारत की सर्वोच्च विधायी जो इकाई है या फिर निकाय है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? संसद को ही कह सकते हैं। यहीं पर सारे विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, सदन में रखे जाते हैं और विधि का बात करते हैं कि सरकार के अंग जो होते हैं कितने होते हैं, सरकार के अंग कितने होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं सरकार के अंग कितने होते हैं, सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। नंबर एक विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। विधायिका में क्या होता है? जैसे आपने देखा कि विधायिका में क्या होता है, विधायिका में जो विधि का निर्माण होता है वो सारा का सारा काम विधायिका का होता है कि कैसे कैसे विधि बनानी है, क्या क्या कानून बनाना है। और जो विधि विधायिका बना के तैयार करती है उस विधि को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। विधायिका विधि का निर्माण करती है और उस विधि को निर्माण विधायिका के द्वारा जब विधि का निर्माण कर दिया जाता है तो विधायिका के द्वारा जो विधि बना दी जाती है उस विधि को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। क्लियर है? और अगर उसको सही ढंग से कोई उसको नहीं अमल में लाता है तो उसके खिलाफ फिर कार्यपालिका क्या करती है? दंडात्मक कार्य कहीं ना कहीं करती है, दंड देने का कहीं ना कहीं काम करती है। और दंड देने का काम जो करती है वो कौन करती है? न्यायपालिका। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सरकार के अंग 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। विधायिका विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो होती है उस विधि को लागू कराने का कार्य करती है। और यदि विधायिका द्वारा बनाई गई विधि का कोई सही ढंग से पालन नहीं करता है तो कार्यपालिका उसको लागू जब कराती है तो उसको उस विधि को नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में ये अपनी इकाई के तहत कार्य करता है। फिर जाकर के न्यायपालिका जो होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं निर्णय लेता है कि आपने अपराध किया तो आपको ये सजा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो सरकार के अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। क्लियर होता है? सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। ठीक है ना? तो जैसे हमने बोला था संसदीय प्रणाली कहाँ से आई है, तो संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन का एक शहर है जहाँ ब्रिटेन की संसद है, यहीं से कहीं ना कहीं संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में मिलाई गई है, आई है। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन में संसद के 2 सदन होते हैं। ब्रिटेन में संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ब्रिटेन में संसद के जो 2 सदन होते हैं उसमें से उच्च सदन जो होता है आपका, जो उच्च सदन होता है, उच्च सदन जो होता है ये कौन होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। और जो निम्न सदन होता है ये कौन होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। ये कैसा सदन होता है? ये निम्न सदन होता है।
और निम्न सदन जो होता है ये कौन होता है? ये हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो ब्रिटेन में आप देखेंगे संसद के दो सदन होते हैं, एक आपका हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और एक आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। इसी हाउस ऑफ कॉमन्स, इसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर भारत में इसका कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया था। तो जब हमने भारत में संसद का गठन किया था तो हम लोगों ने हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर हम लोगों ने क्या बनाया था? हमने बनाया हाउस ऑफ पीपल्स और काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जैसे हमने बोला कि इसको अगर हम लोग समझें, ब्रिटेन की तुलनात्मक आधार पर समझें, तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो था वो लोकसभा है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था वो राज्यसभा है। भारत के संदर्भ में समझें तो लोकसभा जो है वो क्या है? हाउस ऑफ पीपल्स है। और राज्यसभा जो है वो क्या है? राज्यसभा जो है वो क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको हम लोग संबोधित करते हैं। जब हम लोगों ने अपने यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को गठित किया था तो हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया था? तो इसको क्या नाम था? हाउस ऑफ पीपल्स। किसको बोला? लोकसभा। और ये क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, ये क्या है? राज्यसभा है। जैसे हमने बोला कि जैसे ब्रिटेन में उच्च सदन और निम्न सदन है, वैसे ही भारत में भी उच्च सदन और निम्न सदन है। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो राज्यसभा हमारा कैसा सदन है? उच्च सदन है। और लोकसभा हमारा कैसा सदन है? निम्न सदन है। इनको अगर हम तुलनात्मक आधार पर अगर जानने का प्रयास करेंगे तो इसको आप समझने का प्रयास करो तुलनात्मक आधार पर। जैसे अगर हम लोगों ने बात की थी कि हमने जैसे बात की है कि भारतीय संविधान में संसद की बात जब हम करेंगे तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि भारतीय संविधान में जब संसद की बात करेंगे तो संसद संसद क्या है? संसद संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 79 में क्या दिया गया है? संसद का प्रावधान दिया गया है। और संसद जो है ये कब बनकर के तैयार होती है? जब संसद में कौन हो? राष्ट्रपति हो। कौन हो? राष्ट्रपति हो। दूसरा कौन हो? राज्यसभा हो, राज्य सभा है। और तीसरा कौन है? लोकसभा है, लोकसभा है। मतलब संसद का गठन कभी कब माना जाएगा? संसद का गठन जब माना जाएगा जब संसद में कौन हो? राज्यसभा हो, लोकसभा हो और कौन हो? और कौन हो? राज्यसभा हो, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर ये तीनों के तीनों हैं तो ये क्या माना जाएगा? ये संसद माना जाएगा। अगर ये तीनों नहीं है तो इसको संसद हम नहीं कहेंगे। क्लियर है? तो ये तीनों तीनों अगर हैं तो इसको संसद कहेंगे। अगर ये तीनों नहीं है तो क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? तो हम इनको बोलेंगे, अगर ये है दोनों राज्यसभा है और लोकसभा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सदन है। क्या है ये? सदन है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जब संसद का गठन कब होता है तो संसद कब कही जाएगी? जब आपके कौन कौन हो? तीनों व्यक्ति कौन कौन हो? ये हो। एक तो आपका कौन? राष्ट्रपति है। दूसरा कौन है? एक तो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है और लोकसभा है। तो ये क्या हो गई? तो संसद का गठन हो जाएगा। यही संसद के अंग माने जाते हैं। यही संसद के क्या माने जाते हैं? अंग। तो संसद के अंग कितने होते हैं? 3। और संसद के सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। संसद के सदन कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा सदन होता है? एक होता है राज्यसभा होता है और एक होता है लोकसभा होता है। क्लियर होता है? जब तक संसद का गठन नहीं होगा तब तक आप उसको कहीं ना कहीं अलग ढंग से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो भी संसद नहीं है। राष्ट्रपति नहीं है तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ सदन है। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों के दोनों हैं तो इनको क्या बोलेंगे? सदन। इसलिए बोला गया है संसद के सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और संसद के जो सदन 2 होते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसमें से एक आपका उच्च सदन होता है और एक आपका निम्न सदन होता है। क्लियर है? तो जैसे मैंने बात की थी कि संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में संसद है। और आर्टिकल 80 की जब बात करेंगे अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा है, राज्य सभा है। और अनुच्छेद 81 की जब बात करेंगे तो लोकसभा है, लोकसभा है। मतलब कि अगर ये तीनों के तीनों अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में संसद के 2 सदन की हम लोगों ने बात की। आर्टिकल 79 में क्या है? आर्टिकल 79 में संसद है। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा है। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा है। और जब 52 भी आ जाएगा, आर्टिकल 52 आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा तो समझ लीजिए आप क्या है? संसद बन करके तैयार हो गए। क्लियर है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा जो है इसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? उच्च सदन है। और लोकसभा जो है हमारा ये कैसा है? ये हमारा निम्न सदन है, सदन है। क्लियर है? राज्यसभा
उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है, ये सदन जो है कभी भी भंग नहीं हो सकता है। कभी होता है भंग राज्यसभा? नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ये क्या है? ये भंग हो जाता है। ये क्या है? इस सदन को हम लोग भंग कर सकते हैं। भंग होता है, भंग हो जाता है। समय से पहले भी इसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है, इसलिए ये हमारा कैसा है? निम्न सदन है। समय से पहले यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? अस्थायी, अस्थायी सदन नाम दे दिया हमने। क्लियर है? ये यहाँ पे सदस्य जो होते हैं स्थायी नहीं होते हैं। ये कब तक? जब तक प्रधानमंत्री सदन में अपना बहुमत रखता है तब तक यहाँ पर कहीं ना कहीं सदस्य, लोकसभा के सदस्य अर्थात सांसद बने रह सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपने अभी जाना, तो हम लोग इसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने बोला ये जनता द्वारा चुन करके जो सदस्य आते हैं वो यहाँ बैठते हैं, इसलिए ये लोकप्रिय सदन है। कौन सा? लोकप्रिय सदन है। कौन सा सदन है लोकप्रिय सदन? तो लोकप्रिय सदन की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनता द्वारा जो चुन करके सांसद आ रहे हैं तो ये कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में बैठेंगे, इसलिए हमारा कैसा सदन है? ये हमारा लोकसभा है। और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पर जो सदस्य बैठते हैं, ये कौन होते हैं? राज्यों की तरफ से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं राज्यसभा में, तो ये राज्यसभा के सांसद कहलाते हैं। और यहाँ पर जो व्यक्ति बैठते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो लोकसभा के सांसद कहलाते हैं। तो यही बात हम लोग यहाँ पर अभी समझ रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो संसद का प्रावधान दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया? आर्टिकल 779 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 79 में। क्या दिया गया है? आर्टिकल 79 में संसद का प्रावधान दिया गया है। तो जैसे हमने बात की थी आर्टिकल 79 में जो संसद का प्रावधान दिया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संसद का जो प्रावधान दिया गया है तो इसका प्रावधान संसद में हम कैसे समझेंगे। जैसे क्या कहता है ये? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का प्रावधान है। संसद के गठन का प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन, कौन कौन से दो सदन? उच्च सदन और निम्न सदन। कौन कौन से दो सदन? लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। यह संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग संसद कहते हैं। संसद कब कहेंगे? जब संसद में कौन कौन हो? राष्ट्रपति हो, और कौन हो? राज्यसभा हो, और कौन हो? लोकसभा हो। राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, तो फिर क्या समझ लो? फिर संसद आपकी बनकर के तैयार हो गई। संसद के अंग की बात कर रहा है तो संसद के अंग कितने होते हैं? संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से इसको जानते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग अभी समझ चुके थे। जैसे आगे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यसभा का जो गठन का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में? तो अभी हमने जाना था भारतीय संविधान में राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में दिया गया। किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 80 में दिया गया। इस क्लास में कुछ आपको अलग से कुछ पॉइंट की जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है, तो जब राज्यसभा का प्रावधान है तो राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं? राज्यसभा में सदस्य जो आते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और राज्यों का जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित होकर के राज्यसभा में सदस्य आते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कैसा होता है? पूरा 6 वर्ष का होता है। ये किस सदन में आते हैं? ये आपके राज्यसभा में आते हैं, अर्थात ये सदन है कैसा? अस्थायी सदन है। इनका कार्यकाल जब ये आएंगे तो इनका कार्यकाल पूरा 6 वर्ष का कहीं ना कहीं इनको देखने को मिलेगा, अर्थात इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये पूरा पूरा अपना समय कहीं ना कहीं यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। ये भंग नहीं होगा, लेकिन अन्य आधार पर अगर इसका पद खाली होता है तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में राज्यसभा का जो प्रावधान है, राज्यसभा का जो गठन का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। और इस राज्यसभा की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात कर रहा है कि राज्यसभा में जो सदस्य संख्या की बात करेगा तो कैसे कैसे होते हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे समझते हैं। जैसे इसने बोला है कि राज्यसभा में जब यहाँ पे सदस्यों का प्रावधान कर रहा है तो राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे और कहाँ से आएंगे। जैसे हमने बोला कि राज्यसभा में
जो सदस्य होंगे, सदस्य का निर्धारण जो किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। एक तो संविधान ने, एक तो संविधान द्वारा सदस्य का निर्धारण, सदस्य का निर्धारण। तो संविधान द्वारा सदस्यों का निर्धारण कितना किया गया है, और दूसरा संसद द्वारा, दूसरा संसद द्वारा सदस्य का निर्धारण कितना किया गया है। इसको अगर आप साधारण भाषा में समझें तो संविधान में अधिकतम सदस्यों का प्रावधान, अधिकतम सदस्य कितने, सदस्य राज्यसभा में कितने, और यहाँ पर अगर बात करें तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जैसे हमने बात की थी कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्य राज्यसभा में कितने, 250। कितने सदस्य, 250 सदस्य अधिकतम राज्यसभा में हो सकते हैं, जिसमें से आपके राज्यों से सदस्यों की संख्या और आपके केंद्र शासित राज्यों से सदस्यों की संख्या, आपके केंद्र शासित राज्यों से सदस्यों की संख्या। दो चीजों को समझना है कि अगर आपसे पूछ रहा है कि राज्यों से सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो राज्यों से सदस्यों की संख्या की बात करेगा तो कितने सदस्य अधिकतम राज्यों से आ सकते हैं, कहां पर आएंगे, राज्यसभा में जो राज्यों से सदस्य आएंगे वो कितने सदस्य आएंगे। तो राज्यों की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने सदस्य होंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं यहां से कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि राज्यों से, यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखो जैसे बोल रहा है अधिकतम सदस्य, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्य यहाँ पर 250। कितने सदस्य, अधिकतम सदस्य यहाँ पर 250, जिसमें से आपके निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। ठीक है, जिसमें से आपने देखा होगा 12 सदस्य जो होते हैं, ये 12 सदस्य जो हैं ये क्या है, मनोनीत हैं, और इनको कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करता है। और 250 में से अगर आप 12 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 238 के आसपास मिलेगा। कितना मिलेगा, 238 सदस्य। तो राज्यसभा में 238 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्लियर है, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी, 238 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। ये निर्वाचित जो राज्यसभा में होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्यों से, और संघ शासित राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या। जब यहां पर अधिकतम सदस्य की बात कर रहा है तो अधिकतम राज्यों से सदस्य कितने, अधिकतम राज्यों से सदस्य कितने निर्वाचित होते हैं, यहां पर केंद्र शासित राज्य से अधिकतम सदस्य कितने, 8 सदस्य। तो जब 8 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से होंगे तो 230 सदस्य कहां से होंगे, 230 सदस्य अधिकतम कहां से होंगे, राज्यसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्य होंगे। ये कैसे होंगे, राज्यों से निर्वाचित सदस्य होंगे और संघ शासित राज्यों से निर्वाचित सदस्य होंगे। और ये 12 सदस्य जो होंगे ये कौन मनोनीत करेगा, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। इन 12 सदस्यों को कितने क्षेत्रों से, 4 क्षेत्रों से। नंबर 1 जैसे हमने बात की कला से, नंबर 2 साहित्य से, नंबर 1 आपका कला से हो गया, साहित्य हो गया। ध्यान रखना खेल से यहां सदस्य नहीं आते हैं। क्लियर है, एक क्या हो गया, साहित्य हो गया, कला हो गया, समाज सेवक या समाज सेवी से, जो आपका समाज सेवक होता है, कला हो गया, साहित्य हो गया, समाज सेवा हो गया। इन 4 क्षेत्रों से यहाँ पर आएंगे। और चौथा कौन सा, कला है, साहित्य है, समाज सेवा है और विज्ञान से, और विज्ञान से। तो ध्यान देना आपको कि राज्यसभा में 4 क्षेत्रों से, कितने क्षेत्रों से, 4 क्षेत्रों से, कितने क्षेत्रों से, 4 क्षेत्रों से जाते हैं सदस्य मनोनीत होकर, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने निर्वाचित हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्य कितने, 250 सदस्य। यहाँ पर कहीं ना कहीं टोटल सदस्य 250 है, 250 में से अधिकतम निर्वाचित सदस्य
238 है। 238 में से 230 सदस्य जो है राज्यों से कहीं ना कहीं है और 8 सदस्य जो हैं ये कहां से हैं, ये आपके संघ शासित राज्यों से हैं। क्लियर होती इतनी बातें कि अधिकतम सदस्यों का प्रावधान राज्यसभा में कितना था। लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर देखें हम लोग तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में टोटल सदस्य कितने, 245 सदस्य वर्तमान में हैं। और 245 सदस्यों में से अगर आपसे पूछेगा निर्वाचित सदस्य कितने हैं, तो निर्वाचित सदस्य 233 हैं। और आपसे पूछेगा मनोनीत सदस्य कितने हैं, तो मनोनीत सदस्य कितने हैं, 12। तो ये सदस्य 233 कैसे हो गए, निर्वाचित हो गए। कैसे हो गए, निर्वाचित सदस्य हो गए। और ये कैसे हो गए, मनोनीत सदस्य हो गए। तो वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 233 है। और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 12 सदस्य यहाँ पर मनोनीत हैं। निर्वाचित सदस्य की अगर बात करेगा तो राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित है यहाँ पर, तो राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित है, 225 सदस्य राज्यों से निर्वाचित हैं। किससे, राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित हैं, 225 सदस्य यहाँ पर राज्यों से निर्वाचित हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि संघ शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य यूटी से कितने सदस्य हैं, तो यूटी से यहाँ पर 8 सदस्य यहाँ पर निर्वाचित हैं। कितने सदस्य हैं, संघ शासित राज्यों से कितने सदस्य यहाँ पर, 8 सदस्य संघ शासित राज्य से यहाँ पर हैं। कितने सदस्य, यूटी से कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य यहाँ पर केंद्र शासित राज्य से निर्वाचित हैं। केंद्र शासित राज्य से वर्तमान में कितने सदस्य निर्वाचित कितने हैं, तो सबसे ज्यादा सदस्य आपके जम्मू कश्मीर से हैं। तो कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य जम्मू कश्मीर से हैं। इसके अलावा दिल्ली से 3 सदस्य हैं। दिल्ली से कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। और पदुचेरी से कितने सदस्य हैं, 1 सदस्य हैं। तो आप ध्यान देना, संघ शासित राज्य में राज्यसभा से कितने सदस्य, 8 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर राज्य से कितने सदस्य जाते हैं, 4 सदस्य जाते हैं। दिल्ली से कितने सदस्य जाते हैं, 3 सदस्य जाते हैं। और पांडुचेरी से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा में 1 सदस्य निर्वाचित होता है। और ये 12 जो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कितने क्षेत्रों से करता है, 4 क्षेत्रों से। कला हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया और समाज सेवा। क्लियर है, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत करता है। तो क्लियर हुआ कि ये राज्यसभा की जो स्थितियां हैं आज की, वो हम लोगों ने यहाँ पर जान ली है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य यहाँ पर कितने आ सकते हैं निर्वाचित होकर के, राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित होकर के आ सकते हैं, राज्यसभा में संघ शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य आ सकते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि नवीनतम अभी राज्यसभा का गठन किया गया, नई संसद का गठन जब किया गया है, नई संसद का जो गठन किया गया है, नई संसद में राज्यसभा में, नई संसद में राज्यसभा में जो सीटें निर्धारित की गई, सीटें बनाई गई हैं, राज्यसभा में जो सीटें बनाई गई हैं, तो अभी नई संसद का गठन किया गया है, तो नई संसद में जो राज्यसभा में जो सीटें निर्धारित की गई हैं, तो कितनी सीटें यहाँ पर राज्यसभा में, तो 384। कितनी, 384 सदस्यों के बैठने का स्थान है। आप कितने सदस्य बैठ सकते हैं, सीटें कितनी है, सीटें तो सदस्यों के बैठने के लिए, सदस्यों के लिए, ठीक है ना, के लिए स्थान है। तो कितने सदस्यों का स्थान है यहाँ पर, राज्यसभा में 384 सीटें बनाई गई हैं सांसद महोदय के बैठने के लिए। नया परिसीमन अभी होने वाला है 2026 में, तो लगभग 2026 में जब नया परिसीमन हो जाएगा तो राज्यसभा में लगभग संभवतः जो सदस्य संख्या यहाँ पर आने वाली है, तो वो कितनी सदस्य संख्या यहाँ पर आएगी, तो लगभग 323 सदस्य। कितने सदस्य यहाँ पर आने की संभावना है, 323 सदस्य राज्यसभा में आने की संभावना है। ठीक है, नया परिसीमन आयोग जब आएगा तो नई परिसीमन आयोग के आधार पर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। तो जब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो कितने सदस्य राज्यसभा में पहुंचेंगे, 323 सदस्य राज्यसभा में यहाँ पे पहुंचेंगे। और सीटें कितनी बनाई गई यहाँ पर, 384 राज्यसभा में नई संसद में ये सीटें निर्धारित की गई हैं। नई संसद में अगर संयुक्त अधिवेशन होता है, नई संसद में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती है, तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ये मैंने आपको बताया है। तो संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती है तो संयुक्त बैठक में क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के दोनों सदन के सदस्य एक साथ बैठते हैं। तो संयुक्त बैठक के लिए
संसद में कुल कितनी सीटों के बारे में प्रावधान किया गया या कितनी सीटें बताई गई, संसद में कुल कितनी सीटें होनी चाहिए बनाई गई हैं, तो 1272 सीटें यहाँ पर बनाई हैं। कितनी सीटें? 1272। तो 1272 सीटें संयुक्त अधिवेशन के लिए यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। हालांकि लोकसभा के बारे में हम लोग लोकसभा में पढ़ेंगे, लेकिन अगर जानना है कि नई संसद में लोकसभा में क्या कैसा प्रावधान किया गया है, तो लोकसभा में 888 सीटें, कितनी सीटें बनाई गई हैं? 888 सीटें लोकसभा में बनाई गई हैं, जिसमें से नई परिसीमन होने के बाद में संभवता है कि 800 सदस्य, कितने? 800 सदस्य के आने की संभावना है। क्लियर है? तो अभी नई परिसीमन, जब परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, तो परिसीमन आयोग जब परिसीमन करेगा तो इसमें आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि सांसदों की संख्या बढ़ करके कितनी हो जाएगी। यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? लगभग 800 के आसपास पहुंच जाएंगी। सीटें कितनी बनी है नई संसद में? 888 सीटें नई संसद में यहाँ पर बनी है। और सांसद महोदय की संख्या 2026 में परिसीमन के बाद में 800 होने की संभावना है। और राज्यसभा में कितने सदस्य आ सकते हैं? 323 सदस्य आने की संभावना है, जबकि सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं? 384। और संयुक्त अधिवेशन के लिए नई संसद में जो सीटें हैं वो कितनी है? 1272 सीटें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। क्लियर होती है? तो ये कहीं ना कहीं क्षमता यहाँ पर कहीं ना कहीं नई सदस्य संख्याओं को बैठने की है कि जब नए सदस्य यहाँ पर आएंगे तो किस हिसाब से यहाँ पर सदस्यों को बैठेंगे। क्लियर है? तो यही बात यहाँ पे राज्यसभा के गठन के लिए यहाँ पर बोला है। ये क्या बोल रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, क्या बोल रहा है? अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? जो अभी हम लोगों ने समझा है इसी चीज को यहाँ पर समझाने का प्रयास करेगा। तो अधिकतम सदस्य कितने? 250 सदस्य। कहाँ पर? अधिकतम सदस्य 250 कहाँ पर? राज्यसभा में, जिसमें से 238 निर्वाचित प्लस 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। वर्तमान में है कितने? 245, 233 निर्वाचित प्लस 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। ये वाला फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनोनीत सदस्य का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको समझाया है कि भारतीय संविधान में जो मनोनीत सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इन 4 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया जाता है। तो 4 सदस्य जो मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति को जो अधिकार देता है वो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 80 का तीसरा देता है। कौन सा देता है? भारतीय संविधान के 80 के तीसरे में राष्ट्रपति कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र से 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। क्लियर है? अब 12 सदस्य हैं तो ऐसा नहीं है कि 12 सदस्य हैं तो कितने कितने सदस्य बांट दें इसको। तो ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र से 3-3 सदस्य आएंगे, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि 12 सदस्य को कैसे कैसे लाना है। क्लियर है? आगे दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधित्व भी इसमें शामिल है। तो एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि बताओ भाई कि जम्मू कश्मीर संघ शासित राज्य से जो सदस्य यहाँ पर 4 आ रहे हैं वो कब से आना शुरू है? तो कब से आना शुरू है? 2019 से, अक्टूबर 2019 से। क्लियर है? तो अक्टूबर 2019 से दिल्ली संघ शासित राज्य में भी सदस्य यहाँ पर कहीं ना कहीं राज्यसभा में आने शुरू होते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो राज्यसभा में जो सांसद महोदय आते हैं वो प्रतिनिधित्व कहाँ से करते हैं? तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जब आते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद कौन सा आपका? 80 के दूसरे क्लॉज और 80 के चौथे में। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना है कि राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं सांसद महोदय, तो इनको भेजता कौन है? इनको भेजते हैं राज्यसभा में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन भेजता है इनको? राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा में सदस्य कहीं ना कहीं भेजे जाते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों को अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 80 के 2, आर्टिकल 80 के 4 में, 80 के 2 में, 80 के 4 में राज्य और केंद्र शासित राज्य प्रदेश के प्रतिनिधियों को चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। सीटों का आवंटन जो होता है 4थी अनुसूची के अनुसार यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है?
तो ध्यान देना कि राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सांसदों को जो चुना जाता है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 के 4 के तहत। क्लियर है? कार्यकाल की बात करें तो ये कैसा सदस्य है, ये कैसा सदन है? ये आपका स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका ये रहा, और अगला इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट ये रहने वाला है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के लिए जो योग्यताएं दी जाती हैं उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा के लिए जो सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 84 में इसका प्रावधान दिया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रख सकता है। तो ये बात कहने की क्लियर हुई होंगी आपको, तो इसको आप देख लीजिए। यहां पर हम लोगों ने बात की थी कि कैसे कैसे करके राज्यसभा के सदस्य यहां पर आए हैं, और राज्यसभा के सदस्य जो आएंगे यहाँ पर और किस तरीके से राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ करते हुए दिखाई देंगे। तो अभी हम लोग इसको विस्तार पूर्वक इसको जानने का प्रयास करेंगे। और अभी हम लोग संसद के बारे में हम लोग जाने हैं, और संसद के बारे में हम लोग जब जाने हैं तो संसद में अभी हमने एक सदन की बात की है, और दूसरे सदन की जब हम लोग बात करेंगे तो दूसरा सदन हमारा कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा में भी सदस्यों को हम लोग देख लेते हैं, और लोकसभा में जब सदस्यों को हम देखते हैं यहाँ पर, तो लोकसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा दिया गया है। और अनुच्छेद 81 में जो लोकसभा की बात की गई है, तो यहाँ पर भी देख लेंगे कि संविधान द्वारा और संसद द्वारा सदस्य, तो संविधान द्वारा कितने सदस्य और संसद द्वारा कितने सदस्य यहाँ पर हम लोग लोकसभा में लेके चल रहे हैं, इनको देखते। यहाँ पर देखेंगे तो अधिकतम सदस्य, यहाँ पर अधिकतम सदस्य, और यहाँ पर वर्तमान सदस्य देख लेंगे, वर्तमान सदस्य देख लेंगे। ठीक है, तो अधिकतम सदस्य अगर आपसे पूछेगा संसद में इस समय अधिकतम सदस्यों की बात करेंगे तो 550 आप करिए। क्यों? क्योंकि 550 इसलिए करना है, जो यहाँ पर पहले 552 सदस्य हुआ करते थे, इसमें से 2 कम हो गए हैं, तो अब कितने बचेंगे? 550 ही सदस्य बचने वाले हैं। यहाँ पर कितने सदस्य बचने वाले हैं? 550। ये जो 2 आंग्ल भारतीय जो थे, ये अब निर्वाचित होकर के आएंगे कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति करता था। अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान था, वो कैंसिल यहाँ पर कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ये अगर आएंगे तो कैसे आएंगे? निर्वाचित होकर के आएंगे, चुन करके आएंगे। क्लियर है? तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? 550 है। और ये 550 सदस्यों का जब आंकड़ा हम लोग लेंगे तो 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित, क्योंकि अब तो सारे सदस्य निर्वाचित हैं, तो ये 550 सदस्य अब कैसे हो गए? निर्वाचित। 550 सदस्य कैसे हो गए? निर्वाचित सदस्य हो गए। और जब ये 2 रहते थे तो ये मनोनीत हो जाते थे, लेकिन अब तो मनोनीत सदस्यों का प्रावधान खत्म हो गया है। तो जब मनोनीत सदस्यों का प्रावधान खत्म हो गया है तो फिर आप इसको कैसे इसको लेके चलेंगे? नहीं ना, अब तो लोकसभा में सारे सदस्य कैसे? निर्वाचित सदस्य ही हैं। तो लोकसभा में वर्तमान में सारे सदस्य कैसे हैं? निर्वाचित सदस्य, जिसमें से आपके अधिकतम सदस्य की जब बात करेगा तो 530 राज्यों से, कहां से? 530 सदस्य कहां से होंगे? 530 सदस्य जो होंगे ये राज्यों से होंगे। और यहां बात करेगा 20 सदस्य जो होंगे वो यूटी से, केंद्र शासित राज्यों से। कहां से होंगे? केंद्र शासित राज्यों से सदस्यों की संख्या कितनी? 20। तो लोकसभा में संघ शासित राज्यों से अधिकतम सदस्य कितने निर्वाचित हो सकते हैं? 20 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में जो सदस्य हैं वो कितने लोकसभा में हैं और कैसे कैसे हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वर्तमान में, तो वर्तमान में देख लेते हैं जो आंकड़ा मिल रहा है, तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हमारे यहाँ सदस्य 543 सदस्य हैं। और 543 सदस्यों में से अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यों से 524 सदस्य, ये 524 सदस्य कहाँ से हैं? राज्यों से हैं। और संघ शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य से कितने सदस्य हैं? तो 19 हैं। कितने सदस्य हैं? 19। तो 19 सदस्य जो हैं ये केंद्र शासित राज्य से हैं, 19 सदस्य। अधिकतम कितने हैं यहाँ पे? 20 हैं। और वर्तमान में है कितने सदस्य?
वर्तमान में आपको यहाँ पर कितने सदस्य दिखाई देंगे? 19 केंद्र शासित राज्य यूटी से कितने सदस्य दिखाई देंगे? 19 सदस्य दिखाई देंगे। क्लियर है? तो वर्तमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सांसद हैं? 524 निर्वाचित सांसद कहां से हैं? राज्यों से हैं। और ये 19 कहां से हैं? ये संघ शासित राज्यों से। तो संघ शासित राज्यों से जो सदस्य सबसे ज्यादा आते हैं वो कहां से आते हैं? दिल्ली से। सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आते हैं? दिल्ली से। तो दिल्ली से कितने सदस्य आते हैं? 7 आते हैं। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखना, दिल्ली सदस्य कितने आते हैं? 7 आते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर से सदस्य कितने आते हैं? 5। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लद्दाख तो लद्दाख से यहाँ पर लोकसभा में जो सांसद चुने जाते हैं वो कितने चुने जाते हैं? 1 चुने जाते हैं। लद्दाख के बाद अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने सदस्य आते हैं? 1 आता है। चंडीगढ़ से देखेंगे तो 1 सदस्य चंडीगढ़ से आता है। इसके बाद दादर नागर हवेली से देखेंगे, दादर नागर हवेली से, तो दादर नागर हवेली से अगर देखेंगे तो दादर नागर हवेली से कितने सदस्य आते हैं? दादर नागर हवेली, और आपका इसी में दमन द्वीप भी है। ठीक है, क्या है? दमन द्वीप भी है। तो दादर नागर हवेली दमन द्वीप से कितने सदस्य हो गए? 2 सदस्य हो गए। इसके अलावा पद्दुचेरी देखेंगे, पद्दुचेरी से सदस्य कितने हैं? 1 सदस्य हो गए। और एक आपका लक्षद्वीप से 1 सदस्य हो गया। तो आप देखेंगे कि राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कितने होते हैं? कितने हैं? तो हैं कितने? 19। हो कितने सकते हैं? 20। तो इसको जोड़ लो। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19 सदस्य वर्तमान में संघ शासित राज्य से लोकसभा में सांसद के रूप में बैठे हैं। क्लियर है? तो संसद के बारे में आपने अभी यहाँ पे देखा कि संसद के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों को मिला के हम संसद के बारे में पढ़े हैं। इसके साथ साथ जब संसद में सदन की बात करेंगे तो संसद के सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक राज्यसभा और एक आपका लोकसभा। एक आपका उच्च सदन होता है और एक आपका निम्न सदन होता है। तो अभी हम लोगों ने संसद के बारे में जाना है और इसके आगे हम लोग अब लोकसभा और राज्यसभा को विस्तार पूर्वक कहीं ना कहीं लेके चलते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।